आज हम स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से एडवांस तक समझेंगे और जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कैसे कोई नॉर्मल आदमी भी इसका यूज करके इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है। और ये सब मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, जिसे अगर कोई 9th क्लास का लड़का भी देख रहा है तो आसानी से समझ सके। क्योंकि अक्सर लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज है, इसमें सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोग ही पैसे कमाते हैं। लेकिन सच कहूं तो अगर आपको इसके बेसिक समझ आ जाए तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा, जो कि है आईपीओ। क्योंकि आईपीओ को समझे बिना स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसे हम एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी एक जूते की कंपनी है जो कि 10 करोड़ की है और वो कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, यानी उस कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो हो रही हैं, उसका प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहा है और धीरे धीरे कंपनी अपने क्षेत्र में एक अच्छा नाम बना रही है। अब आप सोचते हो कि क्यों ना इस कंपनी का एक और ब्रांच खोला जाए दूसरे एरिया में, ताकि बिजनेस और ज्यादा बढ़ सके और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन समस्या यह है कि नया ब्रांच खोलने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, आप बैंक से लोन ले सकते हो। दूसरा, आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनसे फंडिंग ले सकते हो, यानी पैसे ले सकते हो। और तीसरा, आप नॉर्मल पब्लिक से पैसे ले सकते हो। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। जब आप बैंक से लोन लोगे तो आपको उसके बदले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, यानी आपको अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा या कोई वैल्यूएबल एसेट सिक्योरिटी के तौर पर दिखाना पड़ सकता है। साथ ही आपको उस बैंक को एक मोटा इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। अब चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले, बैंक को उसकी ईएमआई और ब्याज समय पर चाहिए होगा। इसलिए कई बार कंपनियां बैंक लोन लेने से बचना चाहती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अपनी कंपनी को बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ेगा। वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो आपकी कंपनी को देखेंगे, आपके फंडामेंटल्स को देखेंगे कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, आपकी सेल्स कितनी बढ़ रही हैं, आपका बिजनेस मॉडल कैसा है और भविष्य में ग्रोथ की कितनी संभावना है। अगर उन्हें आपकी कंपनी पसंद आ गई तो वो आपकी कंपनी में निवेश करेंगे, लेकिन बदले में वो आपकी कंपनी की पार्टनरशिप लेंगे, यानी आपकी कंपनी का कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे। आपने ये चीज शार्क टैंक में जरूर देखी होगी, जहां इन्वेस्टर्स पैसे देते हैं और बदले में कंपनी की इक्विटी लेते हैं। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है। तीसरा ऑप्शन था पब्लिक। इस ऑप्शन में आप ना तो बैंक से लोन लेते हो और ना ही कुछ चुनिंदा एंजल इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बेचते हो। इस बार आप अपनी कंपनी को पब्लिकली लिस्ट करते हो, यानी अब सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि कोई भी आम आदमी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हो। मान लो आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक कंपनी खोली, दोनों की 50-50% पार्टनरशिप है। तो 50% मालिक आप हुए और 50% मालिक आपका दोस्त हुआ। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो 50% आपको मिलेगा और 50% आपके दोस्त को मिलेगा, और अगर कंपनी को नुकसान होगा तो उसका असर भी दोनों पर बराबर पड़ेगा। ठीक इसी तरह बड़ी कंपनियां भी काम करती हैं। तो अगर किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और आप उसके 25 शेयर को खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के 25% पार्टनर बन जाते हो और उस कंपनी के 25% के प्रॉफिट पर आपका हक होता है, जिसे हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। तो जब वो कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी तो उन शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा, यानी आपको भी होगा, क्योंकि आपने कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आपने कंपनी का शेयर लिया है, यानी हिस्सेदारी ली है। और जितना परसेंट का कंपनी को प्रॉफिट होगा, सेम उतना ही परसेंट का आपको भी प्रॉफिट होगा। सेम ऐसा ही लॉस में होगा। जब कंपनी लॉस में होगी तो आप भी लॉस में होंगे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बना दूंगा। अब आपने ये समझ लिया, हम पिछले एग्जाम्पल पर जाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपने अपनी कंपनी का 10% हिस्सा स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया, शूज की कंपनी जो मैंने बताई थी उसका। तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ की थी और आपने अपनी कंपनी का 10% हिस्सा स्टॉक मार्केट में पब्लिकली लिस्ट किया, जिसके बदले आपको लोगों से 1 करोड़ रुपए मिल गए और लोगों को आपकी कंपनी का 10% हिस्सा मिल गया। अब क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान के पास 1 करोड़ रुपए नहीं होते जिससे वो आपकी कंपनी का 10% हिस्सा खरीद ले, तो आपने अपने इस 10% हिस्से को छोटे छोटे भाग में बांट दिया। इसे ही हम शेयर्स कहते हैं। मान लेते हैं आपने एक शेयर का प्राइस 100 रुपए रखा, तो आपने टोटल 1 लाख शेयर लिस्ट कर दिए। यानी अब जो लोग आपके शेयर खरीदेंगे वो आपकी कंपनी के छोटे छोटे मालिक बन जाएंगे। जितने ज्यादा शेयर किसी व्यक्ति के पास होंगे, कंपनी में उसकी हिस्सेदारी भी उतनी ज्यादा होगी। और अगर किसी व्यक्ति की शेयर होल्डिंग परसेंटेज आपसे ज्यादा हो गई तो वो उस कंपनी का मालिक हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर कंपनियां 40 से 50% के आसपास ही अपनी होल्डिंग स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हैं और बाकी हिस्सेदारी अपने पास रखती हैं, ताकि कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में बना रहे।
तो जब आप पहली बार अपनी कंपनी को पब्लिकली लिस्ट करते हो तो इसे ही हम आईपीओ कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आसान भाषा में कहें तो ये वो मौका होता है जब पहली बार आम लोगों को आपकी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलता है। इससे कंपनी को पैसा मिलता है और लोगों को कंपनी का छोटा सा मालिक बनने का अवसर। अब मान लेते हैं कि किसी ने आपकी कंपनी के शेयर खरीद लिए, लेकिन कुछ समय बाद उसे पैसों की जरूरत पड़ गई। हो सकता है उसे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो, या फिर उसे कहीं और पैसे लगाने हो। अब वो आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आपने तो वो पैसा अपनी कंपनी में लगा दिया है। कंपनी के पास जाकर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। इसलिए अब वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा जहां लोग शेयर की खरीद बिक्री करते हैं और वहां जाकर अपने स्टॉक को बेचेगा। पहले ये प्रोसेस सेम ऐसे ही काम करता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप 1 मिनट में किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद बेच सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो जैसे सब्जियां खरीदने के लिए हम सब्जी मंडी जाते हैं, वैसे ही हमारे पूरे इंडिया में स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए 2 मंडी है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो पहला स्टॉक एक्सचेंज का नाम है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज का नाम है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां लोग एक दूसरे को कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। इसी खरीद बिक्री के कारण शेयर का प्राइस हर सेकंड ऊपर नीचे होता रहता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये तो जुए जैसा लग रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है और कीमत ऊपर नीचे हो रही है। पहली नज़र में ये थोड़ा वैसा लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जुए में कीमतों के पीछे कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होती, जबकि शेयर मार्केट में हर शेयर के पीछे एक असली बिजनेस खड़ा होता है। एक ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है, सर्विस दे रही है, पैसा कमा रही है और भविष्य में और बड़ी हो सकती है। शेयर का प्राइस सिर्फ लोगों की खरीद बिक्री से नहीं चलता, बल्कि कंपनी के परफॉर्मेंस, उसके प्रॉफिट, उसके फ्यूचर पर डिपेंड करता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिना जाने बिना समझे वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दो। आखिर आप अपनी मेहनत की कमाई निवेश कर रहे हो तो थोड़ा रिसर्च करना तो बनता है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में आपको यह सुविधा मिलती है कि आप किसी भी कंपनी का डीप एनालिसिस कर सकते हो। आप उसके फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हो, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख सकते हो और ये समझ सकते हो कि कंपनी वास्तव में कैसी परफॉर्म कर रही है। आप ये देख सकते हो कि कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि क्या वो प्रॉफिट पिछले साल से ज्यादा है या नहीं। क्योंकि एक बार ज्यादा प्रॉफिट कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि क्या कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, क्या उसकी सेल्स बढ़ रही हैं, क्या उसका बिजनेस हर साल बड़ा हो रहा है, क्या कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है या सिर्फ नाम की बड़ी कंपनी है। आप ये भी देख सकते हो कि कंपनी पर कितना कर्ज है, उसके कंपेटिटर्स के मुकाबले उसकी पोजीशन कैसी है और मैनेजमेंट भविष्य के लिए क्या प्लान्स बना रहा है। मान लो कोई कंपनी आज अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके पास फ्यूचर का कोई विजन ही नहीं है, तो हो सकता है आने वाले सालों में उसकी ग्रोथ रुक जाए। वहीं दूसरी तरफ कोई कंपनी आज छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उसके फ्यूचर प्लान्स मजबूत हैं, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है और मैनेजमेंट सही फैसले ले रहा है, तो वो आगे चलकर एक बड़ी कंपनी बन सकती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमें स्टॉक मार्केट में लॉस होता है तो वो पैसा कहां जाता है, और जब हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है तो वो पैसा कहां से आता है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझते हैं। वैसे ऐसी डिटेल वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जब हम चेस खेलते हैं यानी शतरंज खेलते हैं, तो एक प्लेयर जीतता है और दूसरा हारता है। इसे कहते हैं जीरो सम गेम, यानी ऐसी गेम जहां अगर एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा हो और किसी मैच में इंडिया जीत जाए, तो इसका सीधा मतलब है कि इंडिया का ओपोनेंट हारा होगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट भी एक जीरो सम गेम है, यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी को लॉस हुआ होगा, और अगर आपको लॉस हुआ है तो किसी और को प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा स्टॉक मार्केट में हमेशा नहीं होता। स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम नहीं है। तो अगर स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम नहीं है, तो फिर सवाल आता है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट होता है तो वो पैसा कहां से आता है। क्योंकि जैसा हमने अभी देखा कि जीरो सम गेम में विनर को लूजर्स का पैसा मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। यानी जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, उनका पैसा सीधे उन लोगों के पास नहीं जाता जिन्हें प्रॉफिट हुआ है। तो फिर प्रॉफिट आता कहां से है? देखो, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ जीरो सम गेम। अगर कोई कंपनी बिजनेस करती है या आप खुद कोई बिजनेस शुरू करते हो और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचते हो, तो उस बिजनेस से वैल्यू क्रिएट होती है। कस्टमर्स को प्रोडक्ट मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट मिलता है और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होने लगती है। तो जो प्रॉफिट आपको अपने बिजनेस से मिला, उसका यह मतलब नहीं है कि किसी और को लॉस हुआ है। किसी कंपनी की शेयर प्राइस अगर बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ रही है, और अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस घटती है तो इसका मतलब होता है कि उस कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो रही है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो फेविकोल, फेविक्विक और कई दूसरे एडहेसिव प्रोडक्ट्स बनाती है,
अगर आप इस कंपनी के पिछले 15-20 साल के परफॉर्मेंस को देखो तो पता चलेगा कि कंपनी ने लगातार अपना बिजनेस बढ़ाया है, सेल्स बढ़ी हैं, प्रॉफिट बढ़ा है और कंपनी का ब्रांड भी मजबूत हुआ है। 2006 के आसपास इसका शेयर प्राइस लगभग 50 रुपीस के आसपास था और आज ये हजारों रुपए के लेवल तक पहुंच चुका है। यानी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी और को लॉस हुआ? नहीं, उन इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि पिडिलाइट ने लगातार वेल्थ क्रिएट की, कंपनी का बिजनेस बढ़ा हुआ, प्रॉफिट्स बढ़े और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती चली गई। इसी वजह से उसकी शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़ती गई। अब दूसरी तरफ रिलायंस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके मालिक अनिल अंबानी थे। एक समय ये टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनीज में गिनी जाती थी, लेकिन बाद में कंपनी का बिजनेस लगातार खराब होता गया, कंपटीशन बढ़ गया, डेट बढ़ गया और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि जो शेयर कभी सैकड़ों रुपए में ट्रेड करता था वो गिरते गिरते लगभग 1 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो जिन लोगों ने कई साल पहले रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर्स खरीदे थे और बाद में बेचे, उन्हें भारी नुकसान हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को उतना ही प्रॉफिट हुआ। उन्हें लॉस इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस खराब होती चली गई, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा और कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू कम होती चली गई। इसी वजह से शेयर प्राइस भी गिरती चली गई। यानी लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस का सबसे बड़ा कनेक्शन कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस से होता है। अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, सेल्स बढ़ा रही है और वेल्थ क्रिएट कर रही है तो लंबे समय में उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ने की संभावना रहती है। और अगर कंपनी का बिजनेस खराब हो रहा है तो लंबे समय में उसकी शेयर प्राइस भी गिर सकती है। इसलिए जब हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो जीरो सम गेम नहीं होता, क्योंकि वहां वेल्थ क्रिएशन बिजनेस के जरिए हो रही होती है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं, खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तब सिचुएशन अलग हो सकती है, क्योंकि वहां फोकस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पर नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर होता है। कोई ट्रेडर प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट कमाता है तो कई बार कोई दूसरा ट्रेडर उसी ट्रेड में लॉस भी कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग कई मामलों में जीरो सम गेम हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग जीरो सम गेम नहीं है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आप प्राइस के साथ खेल रहे होते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में आप बिजनेस के साथ जुड़ रहे होते हैं, और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। आशा है आपको सभी बातें समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे कोई नॉर्मल सैलरीड पर्सन स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकता है, वो भी कम सैलरी में, मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। इसमें मैंने 5 साल का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान बताया है जिसे अगर कोई फॉलो करेगा तो कोई भी करोड़पति बन सकता है।